12 मार्च 1993, वो दोपहर जब मुंबई 12 बार दहली। 12 मार्च 1993, शुक्रवार की दोपहर। मुंबई अपनी धुन में थी। बोरीवली से चर्चगेट तक लोकल ट्रेनें भरी हुई थी। दफ्तरों में लंच का वक्त था। बाजारों में भीड़ थी। शेयर बाजार खुला था। और मुंबई के लोग, जैसा वो हमेशा करते हैं, अपनी जिंदगी में मशगूल थे। किसी को नहीं पता था, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में मुंबई को एक के बाद एक 13 धमाकों की आवाज सुनाई देगी। कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के बेसमेंट में रखी एक कार में ऐसा बम था जो पूरी इमारत हिला देगा। कि सेंचुरी बाजार में खरीदारी करने आए लोग एक पल में राख हो जाएंगे। कि एयर इंडिया की इमारत धुएं में डूब जाएगी। और कि शाम तक मुंबई की सड़कों पर 257 लोगों की लाशें होंगी। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। और इसकी जड़ें उस दिन से शुरू होती है जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। वो आग जो बाबरी से जली। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई। और उसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं रोका। पूरे देश में दंगे भड़क उठे। मुंबई भी इससे अछूती नहीं रही। दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में मुंबई में 2 दौर के सांप्रदायिक दंगे हुए। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। गलियों में आग लगी। घर जलाए गए। लोग मारे गए। श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट बाद में बताएगी। इन दंगों में 900 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादा संख्या मुसलमानों की थी। मुंबई के कुछ इलाकों में मुस्लिम परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए, अपना सामान छोड़ दिया और भाग गए। इन दंगों ने कुछ लोगों के दिल में इतनी गहरी आग भड़काई जो बुझी नहीं। और यही आग एक दिन मुंबई को जलाने वाली थी। दाऊद इब्राहिम, मुंबई का सबसे खतरनाक बेटा, मुंबई के डोंगरी इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा था। नाम था दाऊद इब्राहिम कास्कर। बचपन से ही वो गलियों में था। छोटी मोटी चोरियां, मारपीट और धीरे धीरे अपराध की दुनिया में कदम। लेकिन दाऊद सिर्फ एक गुंडा नहीं था, वो एक ऑर्गेनाइजर था। उसमें एक ऐसी सोच थी जो उसे बाकी सबसे अलग करती थी। 1980 के दशक में दाऊद ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाई। मांजरेकर गैंग के साथ खूनी लड़ाई हुई। पठान गैंग से टकराव हुआ। लेकिन हर बार दाऊद जीता। 1980 के दशक के अंत तक दाऊद डी कंपनी का बॉस बन चुका था। डी कंपनी एक ऐसा आपराधिक नेटवर्क जो सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि दुबई, कराची, लंदन और दुनिया के कई शहरों में फैला था। फिल्म इंडस्ट्री पर उसका प्रभाव था। रियल एस्टेट में उसका पैसा था। और मुंबई पुलिस में उसके आदमी थे। दाऊद ने 1986 में भारत छोड़ दिया। पहले दुबई गया, फिर कराची, लेकिन मुंबई पर उसकी पकड़ कमजोर नहीं हुई। और जब दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिरी और उसके बाद मुंबई दंगों में मुसलमान मारे गए, तो दाऊद के दिल में कुछ बदल गया। उसने बदला लेने का फैसला किया। टाइगर मेमन असली दिमाग। दाऊद अकेला नहीं था, उसके साथ था इब्राहिम मुस्तफा मेमन, जिसे दुनिया टाइगर मेमन के नाम से जानती थी। टाइगर मेमन मुंबई का एक जाना माना हवाला ऑपरेटर था। वो पैसा एक देश से दूसरे देश तक अदृश्य रूप से पहुंचाता था। उसके पास एक जबरदस्त नेटवर्क था और उसके परिवार का मुंबई में एक बड़ा कारोबार था। दाऊद और टाइगर मेमन ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जो भारत को हिला देती। योजना थी मुंबई के सबसे व्यस्त और प्रतिष्ठित ठिकानों पर एक साथ बम धमाके करना। इतने धमाके जो एक साथ हों, इतने बड़े जो याद रहें, और इतने सोचे समझे जो अंडरवर्ल्ड से एक कदम आगे हों। इस काम के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का समर्थन मिला। हथियार, विस्फोटक, ट्रेनिंग सब पाकिस्तान से आया। आरडीएक्स, वो हथियार जो समुद्र से आया। आरडीएक्स
ये एक ऐसा विस्फोटक है जो साधारण बम से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है और इसे मुंबई तक पहुंचाने के लिए एक बेहद शातिर तरीका अपनाया गया। रायगढ़ जिले के शेखाड़ी गांव के पास अरब सागर के किनारे जनवरी 1993 की रातें समुद्र में नावें आती थी और उन नावों से उतरता था RDX, AK-47, हैंड ग्रेनेड और दूसरे हथियार। ये सब एक गहरी साजिश का हिस्सा था। स्थानीय मछुआरों को पैसे देकर चुप कराया गया। कस्टम के कुछ अधिकारियों की आंखें बंद करा दी गई और धीरे धीरे रात के अंधेरे में हथियारों का जखीरा मुंबई की तरफ रवाना होने लगा। ये हथियार टाइगर मेमन के घर पहुंचे, उसके परिचितों के घर पहुंचे, मुंबई के अलग अलग ठिकानों पर छुपाए गए और इसी के साथ शुरू हुई असली तैयारी। ट्रेनिंग का दौर। पाकिस्तान में कुछ युवकों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। ये वो लड़के थे जो मुंबई दंगों के बाद गुस्से में थे, जिनके परिवार प्रभावित हुए थे, जिन्हें लगता था कि न्याय नहीं मिला। इन्हें ISI की मदद से पाकिस्तान ले जाया गया। वहां उन्हें RDX हैंडल करना सिखाया गया, कार बम बनाना सिखाया गया, स्कूटर बम तैयार करना सिखाया गया और सबसे जरूरी टाइमर लगाना सिखाया गया ताकि सभी बम एक साथ फटे। 1 घंटे के अंदर मुंबई के अलग अलग कोनों में एक साथ टारगेट का चुनाव। टाइगर मेमन ने टारगेट की लिस्ट बनाई। हर टारगेट को बड़े सोच समझकर चुना गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारत का आर्थिक दिल। यहां धमाका करने का मतलब था देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना। एयर इंडिया बिल्डिंग, नरीमन पॉइंट में। सबसे प्रतिष्ठित पता सेंचुरी बाजार, माही में, जहां हमेशा हजारों लोगों की भीड़ रहती थी। झवेरी बाजार, मुंबई का सोने चांदी का सबसे बड़ा बाजार। सीताराम पोद्दार चौल, माझगांव में। होटल सी रॉक, बांद्रा में। होटल जुहू सेंटोर, जुहू में। एयरपोर्ट सहार इंटरनेशनल, माहिम कॉजवे पर भीड़ भाड़ वाली जगह। वर्ली में दूसरी कार बम और कई और जगहें। कुल मिलाकर 13 अलग अलग जगह, 13 बम एक दिन में। 11 मार्च 1993 की रात। 12 मार्च से एक रात पहले सब कुछ तैयार था। गाड़ियों में RDX भरा जा चुका था। स्कूटर बम तैयार थे। टाइमर सेट किए जा रहे थे। टाइगर मेमन और उसके भाई उस रात मुंबई में नहीं थे, वो पहले ही चुके थे। दाऊद इब्राहिम कराची में था, लेकिन उनके आदमी मुंबई में थे और उन्हें पता था कल क्या होने वाला है। उस रात मुंबई सो गई, अनजान, बेखबर। 12 मार्च 1993 पहला धमाका। सुबह के 11:30 बज रहे थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दलाल स्ट्रीट, भारत के शेयर बाजार की सबसे व्यस्त इमारत। उस दिन बाजार खुला था। हजारों लोग काम कर रहे थे। ब्रोकर चिल्ला रहे थे, ऑर्डर दे रहे थे। इमारत के बेसमेंट में एक मारुति वैन खड़ी थी, सफेद रंग की। उसमें भरा था 90 किलो RDX। और 11:30 बजे धमाका। इतना जबरदस्त कि आसपास की 10 इमारतें हिल गईं। इमारत का बेसमेंट तबाह हो गया। ग्राउंड फ्लोर का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। कांच उड़े, दीवारें टूटीं, आग लगी। लोग जो एक पल पहले अपने काम में थे, अगले पल मलबे में दबे थे। पहले धमाके में ही 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। एक के बाद एक 13 धमाके। पहले धमाके के कुछ ही मिनट बाद दूसरा धमाका, नरीमन पॉइंट पर एयर इंडिया बिल्डिंग के पास। फिर तीसरा, माहिम में सेंचुरी बाजार में। फिर चौथा, झवेरी बाजार में, जहां दोपहर के वक्त सैकड़ों लोग खरीदारी कर रहे थे। फिर पांचवा, माझगांव में सीताराम पोद्दार चौल के पास। फिर छठा, बांद्रा में। एक के बाद एक, एक के बाद एक, 13 धमाके। दोपहर 2:30 बजे तक मुंबई के अलग अलग कोनों से धुएं के बादल उठ रहे थे। जहां देखो लाशें, मलबा, आग और चीखने चिल्लाने की आवाजें। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जमीन पर खड़ा अर्थव्यवस्था का मंदिर। पहला धमाका सबसे बड़ा था।
बीएसई की इमारत में उस दिन हजारों लोग थे। धमाके के बाद जो मंजर था वो बयान से परे था। इमारत का बेसमेंट एक विशाल गड्ढे में बदल गया। बाहर सड़क पर कारें पलट गईं। पास की दुकानें तबाह हो गईं। लोग हवा में उछले और जहां गिरे वहीं रह गए। एक बड़ा झरोखा जो इमारत की शान था टूटकर गिर गया। उस धमाके में 50 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन इमारत खड़ी रही। बीएसई ने अगले ही दिन काम शुरू करने की घोषणा की। यह मुंबई की जिद थी। सेंचुरी बाजार सबसे ज्यादा तबाही। माहिम का सेंचुरी बाजार दोपहर के वक्त हमेशा खचाखच भरा रहता था। उस दिन भी यही था। जब धमाका हुआ, बाजार के अंदर एक स्कूटर में बम था। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि बाजार की छत गिर गई। जो लोग अंदर थे उनके पास भागने का वक्त नहीं था। सेंचुरी बाजार के धमाके में सबसे ज्यादा लोग मारे गए। परिवार के परिवार खत्म हो गए। एक ही धमाके में मां, बाप और बच्चे। झवेरी बाजार, सोने की गलियों में खून। झवेरी बाजार मुंबई का सबसे बड़ा सर्राफा बाजार। यहां दोपहर में हमेशा भीड़ होती है। दुकानदार, ग्राहक, मजदूर। धमाके ने पूरी गली को हिला दिया। दुकानों की शीशे की खिड़कियां टूटकर राहगीरों पर गिरीं। सोने चांदी के गहने खून से सने मलबे में मिल गए। एयरपोर्ट अंतिम धमाका। शाम होते होते मुंबई थर्राई हुई थी। और तब सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी एक धमाका हुआ। हालांकि यहां बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मकसद साफ था, मुंबई की हर अहम जगह को निशाना बनाना। जब शाम ढली, मुंबई की हालत। शाम तक आंकड़े सामने आने लगे। 257 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा घायल, इमारतें तबाह, करोड़ों का नुकसान। और एक पूरा शहर जो कभी नहीं रुकता, आज थम गया था। मुंबई की लोकल ट्रेनें बंद हो गईं। दुकानें बंद हो गईं। सड़कें सूनी हो गईं। टीवी पर हर चैनल पर एक ही खबर थी। और घर घर में लोग अपने रिश्तेदारों को फोन करके पूछ रहे थे, तुम ठीक हो? जांच कहां से आए थे सुराग? मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आई। सबसे पहला सुराग मिला एक मारुति वैन से। बीएसई के पास जो वैन खड़ी थी, उसका एक पहिया पूरी तरह उड़ नहीं पाया था। उस पहिए पर नंबर प्लेट का एक हिस्सा था। पुलिस ने उस नंबर प्लेट से वैन का रजिस्ट्रेशन ट्रेस किया। और फिर एक के बाद एक धागे खुलते गए। दूसरा सुराग एक अधजला स्कूटर, जिसका इंजन नंबर पढ़ा जा सका। तीसरा सुराग एक गवाह, जिसने बांद्रा में एक संदिग्ध कार देखी थी और नंबर नोट किया था। जांच में एक नाम बार बार आया, मेमन परिवार। मेमन परिवार मुंबई से भागे। टाइगर मेमन और उसका पूरा परिवार धमाकों से एक दिन पहले मुंबई छोड़ चुके थे। वो दुबई गए, फिर पाकिस्तान। मुंबई पुलिस ने इंटरपोल को अलर्ट किया, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें कभी भारत नहीं सौंपा। टाइगर मेमन आज भी पाकिस्तान में है, इंटरपोल की रेड नोटिस के बावजूद। याकूब मेमन एक अलग कहानी, लेकिन मेमन परिवार का एक सदस्य पकड़ा गया। याकूब मेमन, टाइगर मेमन का भाई। याकूब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव का। पुलिस का कहना था कि उसने धमाकों की फंडिंग में मदद की। याकूब का कहना था उसे पूरी जानकारी नहीं थी। लंबी कानूनी लड़ाई चली। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और 30 जुलाई 2015 को याकूब मेमन को फांसी दी गई। उसकी फांसी से पहले कई बुद्धिजीवियों ने सवाल उठाए थे कि क्या सही अपराधी पकड़ा गया है, लेकिन अदालत ने फैसला सुनाया था। दाऊद इब्राहिम आज भी आजाद। दाऊद इब्राहिम आज भी पाकिस्तान में है। भारत सरकार ने बार बार उसके प्रत्यर्पण की मांग की है। पाकिस्तान हर बार कहता है दाऊद हमारे यहां नहीं है, लेकिन सबूत बताते हैं वो कराची में है। इंटरपोल रेड नोटिस, यूएन की प्रतिबंध सूची, अमेरिका का आतंकी घोषित, फिर भी आजाद। 1993 के 257 लोगों की मौत का जिम्मेदार आज भी सजा के बाहर है। टाडा कानून जो धमाकों के बाद आया। इन धमाकों के बाद भारत सरकार ने टाडा कोर्ट के तहत मुकदमा चलाया। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। लंबा मुकदमा चला, कई आरोपी पकड़े गए। 2006 में टाडा कोर्ट ने फैसला सुनाया। 100 से ज्यादा आरोपियों को दोषी करार दिया गया। 12 आरोपियों को मौत की सजा, बाद में कुछ की सजा उम्र कैद में बदल दी गई। लेकिन मुख्य आरोपी दाऊद और टाइगर मेमन आज भी बाहर हैं। संजय दत्त एक बड़ा नाम। 1993 के मुकदमे में एक ऐसा नाम भी आया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। संजय दत्त, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता। आरोप था उनके घर में अवैध हथियार मिले थे।
जो उन्हें मेमन के करीबियों ने दिए थे। संजय दत्त का कहना था उन्होंने वो हथियार अपनी सुरक्षा के लिए रखे थे, दंगों से डरे हुए थे। टाड़ा कोर्ट ने उन्हें धमाकों में शामिल नहीं पाया, लेकिन अवैध हथियार रखने का दोषी पाया गया। कई साल की कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें 5 साल की सजा हुई, जिसमें से कुछ वो पहले ही काट चुके थे। 2013 में उन्हें जेल जाना पड़ा और 2016 में वो जेल से बाहर आए। मुंबई जो रुकी नहीं। 12 मार्च 1993 की शाम। धमाके थम चुके थे, लेकिन मुंबई अभी भी सदमे में थी। 257 परिवारों ने अपना कोई न कोई खो दिया था। सैकड़ों घायल अस्पतालों में थे। शहर की कई इमारतें मलबे में थीं। लेकिन 13 मार्च की सुबह मुंबई उठी। लोकल ट्रेनें चलीं, दुकानें खुलीं, ऑफिस गए लोग, बीएसई ने काम शुरू किया। यही मुंबई है। इसे रोका नहीं जा सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। वो सवाल जो आज भी बाकी हैं। 1993 के धमाकों ने कई सवाल खड़े किए जिनके जवाब आज भी पूरे नहीं मिले। क्या आईएसआई की भूमिका को पाकिस्तान ने कभी स्वीकार किया? नहीं। क्या दाऊद कभी पकड़ा जाएगा? शायद नहीं। क्या टाइगर मेमन कभी भारत आएगा? बहुत मुश्किल। क्या 257 लोगों के परिवारों को पूरा न्याय मिला? यह सवाल आज भी बाकी है। आखिरी बात, 12 मार्च 1993 की वो दोपहर जब पहला धमाका हुआ और दलाल स्ट्रीट की इमारत कांपी, तब से भारत बदल गया। आतंकवाद का एक नया चेहरा सामने आया था। यह सिर्फ बम नहीं थे, यह एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जो भारत को डराना चाहता था। लेकिन मुंबई ने उस संदेश का जवाब दिया। अगले दिन सुबह उठकर, काम पर जाकर, दुकान खोलकर, ट्रेन में बैठकर। क्योंकि मुंबई रुकती नहीं, मुंबई थकती नहीं, मुंबई झुकती नहीं।